हेलो बच्चों। बच्चों के पास कुछ ऐसा ज्ञान होता है जो उसे किसी ने दिया नहीं होता, किसी ने पढ़ाया नहीं होता, लेकिन उसके पास होता है और बिल्कुल गलत होता है कि सर आपने कहा था, आपने कहा था, आपने कहा था। अरे हमने कब कहा था भैया? तुम्हारा फ्रेंड हैरी पॉटर और साडा फ्रेंड बाला, जिसने ये कर दिया उसका तो आईआईटी होना ही होना है, साथ में मेडिकल भी हो जाएगा। मैं हिमालय गया था, वहां पे बैठ के सिद्धियां प्राप्त करी है मैंने आपके लिए, ठीक है ना। अब कुछ सिद्धियों को अपनाओ, यूज करो। हेलो बच्चों आज हमें बात करनी है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की। ये सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि अगर सेंटर ऑफ मास का मोशन होता है तो वो कैसे होता है। पहले लेक्चर में हमने लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करी थी कि सेंटर ऑफ मास कहां होता है। आज हम कहने वाले हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में, ठीक है। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, शानदार लेक्चर, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हमने कहा था कि जब हमें पोजीशन देखनी होती है ना पार्टिकल की, तो हम लिखते हैं xcm इज इक्वल टू m1 x1 m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अगर दो से ज्यादा पार्टिकल्स होंगे तो उसको हम प्लस करते हुए चले जाएंगे। ये था पोजीशन। अब पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करने में मिलती है वेलोसिटी। याद करो आरजी रूल। आरजी रूल, x को डिफरेंशिएट किया तो मिलेगी वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो मिलेगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट किया तो मिलेगी वेलोसिटी और वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया तो मिलेगी पोजीशन, ठीक है ना। आरजी रूल, दिस वाज द आरजी रूल, राइट। ओके अब बात करते हैं यहां की। तो हमारे पास पोजीशन थी, x था। इफ आई डिफरेंशिएटेड व्हाट विल आई हैव? आई विल हैव वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बेटा? ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो व्हेन आई डिफरेंशिएटेड आई विल गेट m1 dx1 by dt, m1 तो कांस्टेंट है, प्लस m2 dx2 by dt डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये हमको मिल जाएगा। बेहतरीन। तो dx1 by dt क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख रहे हैं। dx1 by dt क्या होगा बेटा? बेटा ये होगा वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल प्लस m2। dx2 by dt क्या होगा? ये होगा वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्टिकल डिवाइड बाय m1 प्लस m2। बहुत शानदार, ठीक है। यहां तक बात समझ में आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई कैन पुट अ वेक्टर हियर एज वेल, आई कैन पुट अ वेक्टर हियर एज वेल, ठीक है। अगर केवल x में बात कर रहे हो तो आप विद साइन पुट कर सकते हो प्लस और माइनस, और अगर आप 3D में बात कर रहे हो तो आप वेक्टर डाल के भी लिख सकते हो, आई कैप जे कैप के कैप करके लिख सकते हो, ठीक। तो खाली x में अलग से लिख सकते हो, खाली y में लिख सकते हो, खाली z में लिख सकते हो, या तीनों कंबाइन करके वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। समझे बच्चा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई एक तो हमारे पास ही आ गया, दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पे। m1 v1 को क्या बोल सकते हैं? व्हाट इज m1 v1? तो वी कैन से दैट m1 v1 इज मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है ना भाई। तो m1 v1 क्या हुआ? m1 v1 हुआ मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। व्हाट इज m2 v2? m2 v2 हुआ मोमेंटम ऑफ द सेकंड पार्टिकल एंड डिवाइड बाय m1 प्लस m2 क्या हुआ? ये हुआ टोटल मास, ये हुआ टोटल मास। आ रही है समझ में? तो व्हाट इज p1 प्लस p2 वेक्टर? Momentum of the first particle plus momentum of the second particle is a total momentum of the system। इसको मैं क्या कह सकता हूं? अब देखो मैंने बोला VCM वेक्टर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का मोमेंटम है ये, डिवाइड बाय टोटल मास।
डिवाइड बाय टोटल मास। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये भी तो हुआ ना कि हम बोल सकते हैं पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है? टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेरी पावरफुल इक्वेशन, वेरी पावरफुल इक्वेशन, वेरी पावरफुल फॉर्मूला, बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है बेटा ये। मैं वापस से लिखता हूं आपके सामने। पहला फॉर्मूला मैंने लिखा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। पहली बात तो मैंने ये लिखी है, इसके बारे में हम चीजें देखेंगे। और दूसरी बात मैंने क्या लिखी है बेटा? मैंने दूसरी बात क्या लिखी है? मैंने लिखी है मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऊपर क्या आ रहा है? ये मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ही तो आ रहा है। ये क्या है? टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। मतलब जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट रहेगा और उसका आपको मोमेंटम देखना रहेगा, या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी रहेंगे और आपको मोमेंटम देखना होगा, तो आपको उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देखनी है। पूरे मास को सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना है। दिस डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी गो इनटू रोटेशन। अगला चैप्टर आएगा, भन्नाट चैप्टर आएगा, एकदम भन्नाट चैप्टर आएगा बेटा रोटेशन हमारा। इसके अगला चैप्टर रहेगा, उसमें ये फॉर्मूला बेटा बहुत मदद देगा आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मान लिया ये रॉड है और इस रॉड को हम घुमा रहे हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं। क्या हर एक पॉइंट का रफ्तार सेम होगा? क्या हर एक पॉइंट का रफ्तार सेम होगा? क्या बताओ मुझे? इसका मास m है, इसकी लेंथ l है, हर एक पॉइंट का रफ्तार सेम होगा क्या? नहीं सर, सबका रफ्तार अलग अलग होगा। किसका रफ्तार कम होगा? इसका रफ्तार 0 होगा, इसका रफ्तार ज्यादा, इसका और ज्यादा, इसका और ज्यादा, और इसका रफ्तार मैक्सिमम होगा। इसका रफ्तार क्या होगा बेटा? मैक्सिमम रफ्तार होगा इसका। आ रही है समझ में? देखो ये सभी सर्कल में जा रहे हैं, ये सभी सर्कल में जा रहे हैं। जो ये वाला पॉइंट है वो भी इसके अबाउट सर्कल में जा रहा है, ये वाला पॉइंट भी सर्कल में जा रहा है, ये वाला पॉइंट भी सर्कल में जा रहा है, ये वाला पॉइंट भी सर्कल में जा रहा है, ठीक ना? सारे के सारे पॉइंट अलग अलग रेडियस के सर्कल में जा रहे हैं। सारे के सारे पॉइंट अलग अलग रेडियस के सर्कल में जा रहे हैं। सबसे बड़े सर्कल में ये वाला पॉइंट जा रहा है। सबके लिए ओमेगा तो ओमेगा ही है, तो v कितना होगा बेटा? v होता है r ओमेगा। सर्कुलर मोशन में v होता है बेटा r ओमेगा, ठीक है? सर्कुलर मोशन में v होता है r ओमेगा, ठीक है? तो जो सेंटर है इसका, ये सेंटर ऑफ मास है इसका, इसकी लेंथ कितनी है? l/2। यहां से l/2। तो इसकी रफ्तार कितनी होगी बेटा? इसकी रफ्तार कितनी होगी? इसकी रफ्तार कितनी होगी बताओ मुझे? इसकी रफ्तार होगी बेटा l/2 इंटू ओमेगा। और इसकी रफ्तार कितनी होगी? इसकी होगी बेटा l ओमेगा, क्योंकि ये l डिस्टेंस दूर है, ये l/2 डिस्टेंस दूर है। जो l/2 डिस्टेंस दूर है उसके लिए लिखेंगे l/2 ओमेगा, जो l डिस्टेंस दूर है उसके लिए लिखेंगे l ओमेगा। तो l ओमेगा l/2 ओमेगा, l ओमेगा l/2 ओमेगा, इसकी 0। हर एक पॉइंट की रफ्तार अलग अलग है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, इसका मोमेंटम कितना है? व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द रॉड? कैसे लिखेंगे भैया? कैसे लिखेंगे? हर एक पॉइंट का रफ्तार अलग अलग है। तो कोई बोलेगा सर हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि वेरिएबल है ना, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये एक रास्ता है हमारे पास कि इंटीग्रेट करके हम मोमेंटम निकाल सकते हैं, लेकिन उस रास्ते को हम लेंगे नहीं। तो किस रास्ते को लेंगे? कैसे निकालेंगे इसका मोमेंटम? तो मैंने कहा मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, यहां पे सिस्टम कौन? रॉड। मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और जो सेंटर ऑफ मास है ना, केवल इसकी वेलोसिटी लेनी पड़ेगी आपको। तो आप कहेंगे मोमेंटम ऑफ द रॉड इज इक्वल टू टोटल मास दैट इज m, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दैट इज l/2 इंटू ओमेगा। ऐसे लिख सकते। ये हमारा आंसर आएगा बेटा, मोमेंटम ऑफ द रॉड इज इक्वल टू टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं मोमेंटम ऑफ दिस रॉड। सही समझ में आया आपको बेटा?
तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे चल के रोटेशन वाले चैप्टर में बहुत बड़ा मददगार हमें साबित होने वाला है। इसलिए इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो, रजिस्टर इन योर मेमोरी, ठीक है ना, रजिस्टर इन योर मेमोरी। मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है। अब देखिए, हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसे लिखा जा सकता है। अब सर कुछ क्वेश्चन करके दिखा दो इस पे। लो जी, क्वेश्चन कर देते हैं। आपका हुक्म सर, आंखों पर। लो भाई, लो भाई। मान लिया इसका मास है m और इसका मास भी है m। ये जा रहा है राइट में v रफ्तार से, ये जा रहा है ऊपर v रफ्तार से, ठीक है। हम जानना चाहते हैं कि इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है ना। तो पहली बात, सेंटर ऑफ मास, क्योंकि दोनों मास बराबर है, सेंटर ऑफ मास एकदम बीचों बीच रहेगा, ठीक है ना। अब सेंटर ऑफ मास क्या राइट में जा रहा होगा? दोनों में से एक तो राइट में जा रहा है, सेंटर ऑफ मास भी राइट में जा रहा होगा। सेंटर ऑफ मास ऊपर भी जा रहा होगा? हाँ बेटा, ऊपर भी जा रहा होगा, बिकॉज ये एक जा रहा है ऊपर की तरफ, तो कुछ तिरछा जा रहा होगा, लेकिन किस रफ्तार से जा रहा होगा हम जानना चाह रहे हैं। तो बहुत सिंपल बात है, देखो हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 जो कितना है m है, और v1 जो कितना है v है, बट किस डायरेक्शन में है? आई कैप में। तो आप साथ में एक आई कैप रख दोगे। हम मान के चल रहे हैं कि भैया ये आई कैप की डायरेक्शन है और ये जे कैप की डायरेक्शन है। हम मान के चल रहे हैं कि आई कैप है, ये जे कैप है, तो v इंटू आई कैप हो गया और दूसरा v इंटू जे कैप हो गया, तो प्लस m इंटू वी जे कैप हो गया। तो m इंटू वी आई कैप, m इंटू वी जे कैप हो गया। आई बात समझ में? डिवाइड बाय टोटल मास, डिवाइड बाय टोटल मास। नाउ व्हाट इज टोटल मास? टोटल मास कितना है? m प्लस m, दैट इज 2m, दैट इज 2m, ठीक है ना। तो ऊपर से m इंटू वी कॉमन आया, i प्लस j ब्रैकेट में बचा, डिवाइड बाय 2m आया, m और m कट गया, v बाय 2 i प्लस j। ये हमारे पास सेंटर मास की वेलोसिटी आ रही है, दैट वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास इज v बाय 2 i प्लस j। बेटा समझ में आया बात आपको? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इस तरीके से आपने निकाल दिया सेंटर मास की वेलोसिटी, फॉर्मूला लगाया ये आपके सामने, ठीक है ना। आप देख सकते हैं सेंटर मास की वेलोसिटी आई कैप में भी है और जे कैप में भी है, दोनों में कुछ तिरछा जा रहा हो, कुछ तिरछा जा रहा हो, ठीक है, ओके। तो देखो बेटा, अब हमारे पास दो फॉर्मूले आ चुके हैं, एक फॉर्मूला तो ये आ चुका है, दूसरा फॉर्मूला ये आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम बढ़ते हैं आगे। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? देखो क्या बताया था मैंने आपको आरजी रूल में, x को डिफरेंशिएट करोगे v आएगा, v को डिफरेंशिएट करोगे तो a आएगा, ठीक है ना। तो अगर मैंने v को डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? a मिलेगा। तो आइए करते हैं इसको डिफरेंशिएट, ठीक है ना, करते हैं डिफरेंशिएट। तो हमने लिखा, क्या लिखा भैया, कि VCM क्या होता है? VCM होता है m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 होता है। ये क्या है बेटा? ये है VCM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है ये, ठीक है ना। आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट इट। तो ACM कितना आएगा भैया? ACM आएगा dVCM बाय dt, दैट मींस m1 dV1 m2 dV2 बाय dt बाय m1 प्लस m2। अब मुझे बताओ dV1 बाय dt क्या होगा? ये होगा A1। dV2 बाय dt क्या होगा? ये होगा A2। और नीचे क्या आ रहा? m1 प्लस m2। ये क्या है? ये है ACM। सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1a1 प्लस m2a2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1a1 प्लस m2a2 डिवाइड बाय m2 प्लस m2। अब इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं, कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। देखिए भैया, हमने बोला कि मान लिया हमारे पास ये है मास m1 और ये है मास m2। अब m1 पे कौन कौन से फोर्सेस लग सकते हैं? m1 पे कौन कौन से फोर्सेस लग सकते हैं? तो हमने कहा कि एक तो इस पर m1 पे कोई एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा सकता है, तो ये है फोर्स ऑन m1 ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है ना।
अच्छा जी, एक m1 पे फोर्स m2 लगा सकता है, फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2। ठीक है, अच्छा जी, m2 पे कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं? एक तो एक्सटर्नल फोर्स लग सकता है, फोर्स ऑन m2 ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है ना। दूसरा फोर्स कौन लगेगा? फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1। नाउ फोर्स ऑन n1 ड्यू टू m2 has to be equal and negative of force on m2 due to m1। क्यों भैया नेगेटिव और इक्वल होना चाहिए? बिकॉज देयर एक्शन रिएक्शन पेयर्स, इसने इस पर लगाया, इसने इस पर लगाया, एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो इसलिए हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होंगे। और ये क्या है? ये एक्सटर्नल एजेंट है, ठीक है ना। इनके रिएक्शन उन एक्सटर्नल एजेंट पे लग रहे होंगे जो उन पे लगा रहा है, ठीक है ना, पर उससे मतलब नहीं है। अच्छा जी, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? A1 क्या है? A1 क्या है? A1 है हमारे पास क्या? एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल क्या है? फोर्स ऑन m1 डिवाइड बाय मास ऑफ m1। फोर्स कितना है m1 पे? तो हमारे पास m1 पे फोर्स है, फोर्स ऑन m1 ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट ये है, प्लस फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2 ये है, ठीक है। डिवाइड बाय क्या है हमारे पास? m1 है। अब A2 क्या है भैया? A2 क्या है? A2 है फोर्स ऑन m2 ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट प्लस फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1 है। डिवाइड बाय क्या है? डिवाइड बाय m2 है। डिवाइड बाय क्या है भैया? डिवाइड बाय m2 है, ठीक है ना। ओके, अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो देखो, अब हमने कहा सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन होती है ना, उसका फॉर्मूला होता है m1a1 प्लस m2a2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है जी। m1a1 क्या है? m1a1 है f ऑफ m1 एक्सटर्नल प्लस f m1 m2। m1 तो यही है ना। अच्छा जी, अब m2a2 क्या है? m2a2 है फोर्स ऑन m2 ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट प्लस फोर्स m2 m1, ठीक है। डिवाइड बाय क्या है हमारे पास? m1 प्लस m2 है। बहुत सही, ठीक है। अब देखो, ये और ये तो कट रहा है, क्योंकि ये तो इक्वल अपोजिट कट रहा है। बचा क्या हमारे पास? हमारे पास क्या बचा? बचा फोर्स ऑन m1 ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट प्लस फोर्स ऑन m2 ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यहां से हमें यह बात समझ में आ रही है कि जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं, जब पूरे सिस्टम को कंसीडर किया जाता है तो इंटरनल फोर्सेस तो कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि वो तो दोनों पे लग रहे होते हैं। एक्सटर्नल एजेंट वाले फोर्सेस ही बचते हैं आपके पास, इंटरनल वाले फोर्सेस जो होते हैं वो पेयर में कैंसिल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखो, ये स्टेटमेंट हम आ रहे हैं, हमने लिखा ACM इज इक्वल टू F नेट एक्सटर्नल, इंटरनल तो भैया गोल हो गया, डिवाइड बाय टोटल मास। अब एक्सेलरेशन लिखने के दो फॉर्मूले आ चुके हैं, एक फॉर्मूला ये रहा, दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? m1a1 प्लस m2a2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। बहुत 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 शानदार भैया, बहुत शानदार, एकदम गर्दा इक्वेशन है बेटा, ये गर्दा इक्वेशन है, ठीक है ना। देखो, F नेट एक्सटर्नल को क्या कह सकते हैं? F नेट एक्सटर्नल क्या हो सकते हैं? यह है टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। इसी को मैंने ऐसे लिखा है, F बराबर ma, ठीक है ना। अब देखो, अब सिचुएशन की गहराई समझना, यहां पर आप, हमने कहा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है ना आपको, तो केवल और केवल एक्सटर्नल फोर्स ही कंसीडर करना है। इंटरनल फोर्स तो कट जाएगा, इंटरनल फोर्स तो मर गया, कट गया, इसकी जरूरत नहीं है। मतलब मैं इतना बढ़िया मतलब है कि लिख के बताऊंगा, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास वो स्पेशल पॉइंट है जिसका एक्सेलरेशन केवल एक्सटर्नल फोर्सेस पर डिपेंड करता है, और इंटरनल फोर्सेस
उसको इंटरनल फोर्सेस पर डिपेंड नहीं करता। और इंटरनल फोर्सेस पर डिपेंड नहीं करता, केवल एक्सटर्नल फोर्सेस पर डिपेंड करता है और इंटरनल फोर्सेस पर डिपेंड नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो गहराई समझो, गहराई समझो बेटा। कोई भी आपने एक उल्टा पुल्टा ऑब्जेक्ट लिया, कैसा भी उल्टा पुल्टा ऑब्जेक्ट लिया, ये क्या है बेटा? ये है उल्टा पुल्टा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको आपने हवा में फेंक दिया घुमाकर, ये आगे भी बढ़ रहा है, घूम भी रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, घूम भी रहा है। जब ये आगे भी जाएगा और घूमेगा भी तो क्या होने वाला है यहां पर? जब ये आगे जाते हुए घूमेगा भी तो क्या होने वाला है यहां पर? तो आप कोई भी एक पॉइंट चूज करते हैं तो बड़ा ही वो मतलब कॉम्प्लेक्स से पाथ पर जाएगा, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स से पाथ पर जाएगा। इट इज गोइंग टू गो ऑन अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स पाथ, ठीक है। इट इज गोइंग टू गो समथिंग, घूम भी रहा है, आगे बढ़ रहा है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा पाथ है। नाउ व्हाई द पाथ इज सो कॉम्प्लेक्स? व्हाई द पाथ इज सो कॉम्प्लेक्स? बिकॉज इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है वो इंटरनल फोर्सेस पर भी डिपेंड कर रहा है, जो इसके आजू बाजू पार्टिकल्स है ना उनके फोर्सेस पर भी डिपेंड कर रहा है, और एक्सटर्नल पे तो कर ही रहा है, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसके आजू बाजू वाले तो इस पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से फोर्स लगा रहे होंगे, इसीलिए इसका पाथ इतना कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। लेकिन एक पार्टिकल जिसका पाथ बहुत ही सिंपल पैराबोला होगा, सुंदर पैराबोला होगा। क्या बोला? पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला, ठीक है ना। तो इसका एकदम सुंदर पाथ पैराबोला पे जा रहा होगा, और जब ये सुंदर पैराबोला पे जा रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन केवल और केवल mg पर डिपेंड कर रहा और किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि mg ही जब हवा में जा रहा है तो केवल mg ही एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। मैं एयर रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक चल रहा हूं और केवल mg लग रहा है, तो एक सिंपल पैराबोला में जाने वाला है। तो इसको अपने आजू बाजू वाले पार्टिकल से कोई मतलब नहीं है। केवल किससे मतलब है इसको? इसको केवल और केवल एक्सटर्नल फोर्सेस से मतलब है। समझ में आ रहा है बेटा? बोलो आगे ना। तो बेटा सेंटर ऑफ मास एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है? अब हम डेफिनेशन में आ रहे हैं। रियल डेफिनेशन क्या है? रियल डेफिनेशन क्या है सेंटर ऑफ मास की? सेंटर ऑफ मास इतना खास क्यों है? बिकॉज सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिसकी एक्सेलरेशन केवल और केवल एक्सटर्नल फोर्सेस पर डिपेंड करती है। मैं केवल इस डेफिनेशन को लेते हुए रिवर्स कैलकुलेशन करके वापस आपको दिखा सकता हूं कि अगर हमने एक ऐसा पॉइंट चुना है जिसकी एक्सेलरेशन केवल और केवल एक्सटर्नल फोर्स पर डिपेंड करती है, तो सेंटर ऑफ मास होना चाहिए कहां पे? एक्सियम इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, जहां से हमने शुरू किया था। केवल और केवल इस डेफिनेशन के चलते हुए कि वी वांट टू लोकेट अ पॉइंट whose acceleration depends only on the external forces, that point is called as center of mass, or we can locate it using this definition only. ठीक है, आ रही बात समझ में आपको? we need to do that, हम लोकेशन पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन अब आइए वापस चलते हैं, और हमने कहा कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के दो फॉर्मूले हमारे पास एक फॉर्मूला है m1a1 प्लस m2a2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और दूसरा फॉर्मूला है F नेट एक्सटर्नल डिवाइड बाय टोटल मास। और इसको मैंने दूसरे तरीके से लिखा था कि F नेट एक्सटर्नल बराबर टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये अगर आप फॉर्म देखो तो बेटा ये आपको न्यूटन के सेकंड लॉ जैसे लग रही है, F बराबर ma। अब आपको सर इसमें कौन सा अनोखा काम लिख दिया आपने? तो न्यूटन ने पहले बता चुका है आपको, F बराबर ma दोबारा लिख दिया आपने, तो क्या फर्क पड़ गया इसके अंदर? क्या ऐसा अनोखा काम कर दिया आपने? ठीक है ना बेटा, अनोखा काम ये है कि ये जब आपके पास एक से ज्यादा पार्टिकल्स रहेंगे तो भी वैलिड है, बट अलग अलग पार्टिकल अगर अलग अलग एक्सेलरेशन से चल रहा होगा तो F बराबर ma में किस पार्टिकल की एक्सेलरेशन डालोगे? तो आप डालोगे सेंटर ऑफ मास की, आप डालोगे सेंटर ऑफ मास की, एंड दिस इक्वेशन इज अगेन गोइंग टू बी द बैकबोन ऑफ रोटेशन। दिस इज अगेन गोइंग टू बी द बैकबोन ऑफ रोटेशन। रोटेशन में इसका बहुत इस्तेमाल रहने वाला है, ठीक है बेटा। तो अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो।
इसलिए इस चैप्टर को एकदम अलग से एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ठीक है, ताकि आप इसको पढ़ो तो जिस चैप्टर के नाम से सबसे ज्यादा चक्कर आते हैं, जिस चैप्टर के नाम से सबसे ज्यादा चक्कर आते हैं उसका नाम क्या है, रोटेशन, वो आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाए। ऐसी ऐसी बातें हम करते हुए चलेंगे, ठीक है। आइए थोड़ा सा और गहराई में उतरते हैं, कुछ क्वेश्चन लगाकर देखते हैं, तब मजा आएगा, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, सिंपल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ताकि एक बार पहले फील तो आ जाए कि हम क्या कह रहे हैं। ये M1 है, ये M2 है, इस पर फोर्स F लगाया, क्वेश्चन पूछा जा रहा व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन है, पॉज करके फटाफट सॉल्व करके कमेंट में लिख दीजिए मेरा आंसर ये आ रहा है, फिर मैं आऊंगा देखूंगा कि भैया आपका आंसर सही है कि गलत है। कुछ बच्चों को मैं कमेंट भी करता हूं तो बच्चे पूछते सर ये आपका रियल अकाउंट ही है ना, फेक तो नहीं यकीन ही नहीं करते हैं, यकीन नहीं। मैं ऐसा उनसे पूछता हूं कि भैया अगर मैं कह दूं ये मेरा रियल अकाउंट है तो क्या मान जाओगे, मान जाओगे मेरा रियल अकाउंट है कहने भर से मान जाओगे तो पूछते क्यों है, या तो मानो या तो मत मानो। खैर ओके, ये M1 है, ये M2 है, ये फोर्स F लगा दिया हमने इसके ऊपर, हम जानना चाह रहे हैं कि सेंटर मास की एक्सेलरेशन कितना होगा। आइए जरा देख लेते हैं कितना होगा। देखिए भाई, देखिए इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, A2 बराबर F बाय M2, ये होगा इसका एक्सेलरेशन, A2 इज इक्वल टू F बाय M2 होगा। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इस पर तो कोई फोर्स लगाया नहीं है हमने, इसका होगा 0, 0, निल, है ना भाई। हाँ भाई ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, पहली डेफिनेशन के हिसाब से ACM इज इक्वल टू M1 इंटू A1 M2 इंटू A2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। दूसरे वाली डेफिनेशन के हिसाब से ACM इज इक्वल टू F नेट, तो पूरे सिस्टम के ऊपर लगने वाला फोर्स तो यही है ना, F बाय टोटल मास। कैसा लगा, मजा आया, F बाय टोटल मास सीधा आंसर निकल रहा है। यहां से देखो M2 कटेगा, F बाय M1 प्लस M2 ही आएगा, बट डायरेक्टली ऐसे भी आ रहा है, दोनों डेफिनेशन काम कर रही हैं, ये दिखाना मेरा मकसद था, ये आपने देख लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ना। दिस इज M1, दिस इज M2, पुल्ली पे टंगे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बिना कैलकुलेशन करे सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगी कि ऊपर की तरफ होगी। पॉज करिए, कमेंट करिए, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन नीचे होगी कि ऊपर होगी, पॉज करिए और कमेंट करके बताइए। कैलकुलेशन नहीं करनी है, सोच के बताना है, सोच के बताना है बेटा, सोच के बताना है ओके देखिए बेटा, देखिए दो ब्लॉक हमारे पास है, एक नीचे जाएगा और एक ऊपर जाएगा। बताओ बेटा कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा, कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा, कमेंट करके बताओ कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा। M1 नीचे जाएगा कि M2 नीचे जाएगा, कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा, कमेंट करके बताओ। अब बहुत सारे बच्चों बोलेंगे सर M1 नीचे जाएगा, गलत बेटा, जो भारी होगा वो नीचे जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा दिया कौन भारी कौन हल्का है, जो भी भारी होगा, अगर M1 भारी हो तो M1 नीचे जाएगा, अगर M2 भारी हो तो M2 नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी नीचे जा सकता है, जो भारी होगा इनमें से वो नीचे जाएगा ही जाएगा। अच्छा, तो हमने कहा कि एक नीचे जाने वाला है, एक ऊपर जाने वाला है। भारी नीचे जाएगा, हल्का ऊपर जाएगा, तो बताओ सेंटर ऑफ मास नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास तो वहां जाएगा जहां भारी वाला जाएगा भैया। तो भारी वाले चलेगा ना, भारी वाला ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है। तो सेंटर मास इज गोइंग टू गो डाउन, ठीक है। तो क्वेश्चन द आंसर इज सेंटर ऑफ मास विल हैव एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेंटर ऑफ मास विल हैव एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए दूसरी बात, देखिए कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिए बेटा। बड़े बड़े लोग गलती कर देते हैं यार, आप तो क्या चीज हो, आप तो छोटे मोटे बच्चे हो अभी, आइए बड़े बड़े लोगों से गलती करा देते हैं हम यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा।
तो T1 T2 तो बराबर ही होंगे। क्या मैं कह सकता हूं इस पे M1G लग रहा, इस पर T लग रहा, यहां पर M2G लग रहा, यहां पे T लग रहा, क्या मैं कह सकता हूं कि 2T T प्लस T T प्लस T 2T इज इक्वल टू M1 प्लस M2G है? क्या मैं कह सकता हूं बेटा? क्या ये बराबर होंगे? ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, मैं आपको साइन देता ही नहीं, मैं आपसे साइन पूछता हूं। टेल मी इन यहां पे क्या साइन डालू? तीन ऑप्शन आपके पास है, पहला ऑप्शन है इक्वल टू का, दूसरा ऑप्शन है ग्रेटर का, तीसरा ऑप्शन है लेस का। 2T और M1 प्लस M2G को कंपेयर करेंगे तो क्या आना चाहिए? कौन बड़ा कौन छोटा, कौन बड़ा कौन छोटा आना चाहिए? अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो भैया बहुत देर हो जाएगी, बड़ा लंबा हो जाएगा। बिना कैलकुलेट करे कॉमन सेंस से बताना है आपको, कॉमन सेंस से बताना है आपको, फिजिक्स के फंडा से बताना है आपको, कैलकुलेट करके मैथमेटिक्स से नहीं बताना है आपको। अच्छा टेंशन इतनी आई, 2T इतना आया, ये इससे बड़ा कि इससे छोटा, कंपेयर करके देखते हैं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से बताना है। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। देखिए आइए, हमने कहा कि सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है, सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है, सेंटर ऑफ मास को नीचे खींचा जा रहा है, तो नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा, ऊपर वाला फोर्स छोटा होगा। नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा, ऊपर वाला फोर्स छोटा होगा। तो क्योंकि नीचे वाला फोर्स बड़ा है ना, नीचे वाला फोर्स बड़ा है ना, तो ये साइन आएगा, ये M1 प्लस M2G बड़ा होगा 2T से। कितना बड़ा होगा भाई, कितना बड़ा होगा? तो आप देखिए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे M1 प्लस M2 इंटू G माइनस 2T, दैट इज अ नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। M1 प्लस M2 नीचे की तरफ है, 2T ऊपर की तरफ है, नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा क्योंकि नीचे एक्सेशन जा रही है। तो नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना? M1 प्लस M2G, ऊपर कितना? 2T। तो M1 प्लस M2G माइनस 2T इज इक्वल्स टू टोटल मास M1 प्लस M2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब यहां पे टेंशन की वैल्यू निकाल के पुट करिए, सॉल्व करिए, आपको सेंटर मास की एक्सेलरेशन मिल जाएगी तुरंत। तरीका नंबर 1। अब टेंशन का, अब तो ये तो क्या है, ये बेटा एटवुड मशीन है, सिंपल है। मैंने एक लेक्चर लिया था पुली एंड कंस्ट्रेंट, पुली एंड पुली कंस्ट्रेंट के ऊपर हमने एक लेक्चर लिया था, याद है? मतलब थंबनेल बता देता हूं मैं आपको। एक कुआं था और मैं पानी निकाल रहा था कुएं में से, कुएं में से पानी निकाल रहा था भैया मैं, ठीक है ना? उस लेक्चर के अंदर ध्यान से देखना, आप थंबनेल सर्च कर लेना, पुली एंड कंस्ट्रेंट के ऊपर क्वेश्चन था वो। उसमें मैंने आपको बताया था कि इस टेंशन का जो फॉर्मूला आता है ना, वो आता है 2T 2M1 M2G डिवाइड बाय M1 प्लस M2। मैंने कहा था याद रखना है इसको, रजिस्टर इन योर मेमोरी, रजिस्टर इन योर मेमोरी। अब वो उठा के यहां डाल दो और सॉल्व कर दो, आपको ACM की वैल्यू मिल जाएगी। ये है मेरा मेथड नंबर 1, ये है मेथड नंबर 1। F नेट बराबर M1, F नेट बराबर M इंटू A। अब मेथड नंबर 2 का देता हूं आपको। मेथड नंबर 2 देखिए, मेथड नंबर 2 क्या है? मान लेते हैं M2 जा रहा है नीचे A से, M1 जा रहा है ऊपर A से, ठीक है? सेंटर मास अल्टीमेटली नीचे जाएगा, ठीक है? तो हमने बोला ACM इज इक्वल, तो मैंने नीचे डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान के चला ताकि मेरा ACM पॉजिटिव आ जाए। उल्टा मानोगे ACM नेगेटिव आ जाएगा, बस इतना फर्क है, ठीक है ना? तो हमने कहा कि भैया ये होगा कितना, ये होगा M2 इंटू A पॉजिटिव माइनस M1 इंटू A, उल्टा हो गया वो, डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ये आया, ठीक है ना? अब हमने कहा ये क्या है, ये है M2 माइनस M1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इंटू A है। अब A क्या चीज है भैया, यहां पर A क्या है? व्हाट इज A हियर? व्हाट इज A? क्या है A? तो बहुत सिंपल सी बात है। अगेन मैंने उसी लेक्चर के अंदर आपको A का फॉर्मूला भी बताया था। मैंने आपको बताया था A होता है M2 माइनस M1G डिवाइड बाय M1 प्लस M2। याद करना है इन फॉर्मूले को, इसको बोलते हैं एटवुड मशीन। इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, टेंशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये रहा, टेंशन का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है? एक्सेलरेशन ये रहा, ये रहा, ये रहा, याद कर लो बेटा। और उस लेक्चर में मैंने बहुत सारी ट्रिक्स भी बताई हैं, तो आप जाकर ढूंढना बेटा।
पुली के नाम से मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, पुली कंस्ट्रेंट रिलेशंस एंड पुली के नाम से मिल जाएगा। कुआं बना होगा, मैं रस्सी से खींच रहा हूंगा, बकेट बाहर आ रही होगी, उसमें समझा रखा है आपको। बस एक ही वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर निकलेगा m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है बेटा m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी है। ये तो सेम सेम दिख रहा है, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन यूजिंग द टू डिफरेंट फॉर्मूलास। ठीक है, बहुत बहुत शानदार, मजेदार, जोरदार, जबरदस्त। ठीक है, ओके ओके, चलो इतनी बात कह दी है, इतनी बात कर दी है, तो एक बात और कर ही देता हूं आप लोगों के लिए। आ जाओ, आ जाओ भैया, आ जाओ। अरे नहीं बताएगा कोई, नहीं बताता कोई भाई, कोई नहीं बताता, हम बताएंगे, आप सब कुछ बताएंगे, देखते जाओ। कमेंट करके बताना है आपको कि n m प्लस कैपिटल mg के बराबर है, बड़ा है कि छोटा है। पॉज करें, कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं कि n जो ग्राउंड से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन है बेटा, ग्राउंड से लगने वाला, बहुत उत्तेजना में मैंने n लिखा है ये, ठीक है, तो ये n है, नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है ना। ये नॉर्मल रिएक्शन m प्लस mg से बड़ा होगा, छोटा होगा कि उसके बराबर होगा, उसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। पॉज करें, कमेंट में लिखें, एक दूसरे से बताएं कि देखो तुमने गलत सोचा है, ये होना चाहिए कि वो होना चाहिए और इसलिए होना चाहिए, तब तो असली मजा है, ठीक है ना। देखिए, खैर मैं बता रहा हूं इसका आंसर। सेंटर ऑफ मास कहां जाने वाला है इसका, जब ये नीचे आएगा तो दो में से एक नीचे आ रहा है ना, तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे तो होगा ही होगा डेफिनेटली। अगर सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा तो नीचे वाला फोर्स बड़ा होना चाहिए, और नीचे वाला फोर्स कौन सा है बेटा, नीचे वाला फोर्स है m1 प्लस mg, नीचे वाला फोर्स है, तो ये फोर्स बड़ा होना चाहिए, n छोटा होना चाहिए, छोटा मतलब 3। ये देखिए बेटा, लगता नहीं है ऐसा, लगता तो हमें कुछ और ही है। देखो होता क्या है, बेसिकली बच्चों के पास कुछ ऐसा ज्ञान होता है जो उसे किसी ने दिया नहीं होता, किसी ने पढ़ाया नहीं होता, ना ही उसने कहीं से पढ़ा होता है, लेकिन उसके पास होता है और बिल्कुल गलत होता है, ठीक है ना। मतलब उससे पूछो कि भैया ये कितना एंगल है, कितना एंगल है ये, उससे पूछो कितना एंगल है ये, बच्चा दोनों देखता है, कहता है सर 30 डिग्री। मगर है कैसे निकाले हो, सर लग रहा है, सर लग रहा है। तो कैसे लगता है बच्चों को, अरे देख के थोड़ा बता दें सर कैसे लग रहा है, देयर हैज टू बी सम वे ऑफ कैलकुलेटिंग इट। लग रहा है कुछ भी, मतलब अगर यहां पे सर नॉर्मल m1 प्लस mg के बराबर लग रहा है, मतलब क्या लग रहा है, मतलब कुछ भी मतलब तो लग रहा है क्या होता है। तो कुछ बच्चे तो बोलेंगे सर होता है, मतलब एक स्टेप आगे होते बच्चे, वो उनकी श्रेणी जो होती है वो एक स्टेप आगे की होती है। कोई बच्चा तो बोल रहा है लग रहा है कि m1 के बराबर होना चाहिए, दूसरा बच्चा सर m1 प्लस mg होता है, नॉर्मल तो m प्लस mg होता है। अच्छा जी, और तीसरे क्लास के बच्चे तो एक स्टेप और आगे होते हैं, एक स्टेप और आगे होते हैं, सर आपने ही तो कहा था m प्लस mg के बराबर होता है। अरे हमने कब कह दिया भाई, हम तो कहते आ रहे हैं कि नॉर्मल को नॉर्मल लिखो, mg मत लिखो, है। बस तीसरी वाली कैटेगरी सबसे खतरनाक होती है, वो सीधा ऐसे आती है आपके बचुक्के से कि सर आपने कहा था, आपने कहा था, आपने कहा था। अरे हमने कब कहा था भैया, हमने तो नहीं कहा, अपने यहां कुछ भी है, कुछ भी। खैर ऑफलाइन की बातें याद आ गई ऑफलाइन की बातें याद आ गई, बच्चा आगे बोल सर आपने कहा था फिर हमें कहता है तू दिखा, तुमने मैंने कहा था,
दिखा रजिस्टर खोल के, मैंने कहा था। हमने नहीं कही ऐसी बातें भाई, हम क्यों कहेंगे? है? हम ज्ञानी लोग हैं, हम क्यों कहेंगे? कमाल। खैर, जोक सपाट, वापस आते हैं हमें गंभीर बातों पे बात करनी है। हमने कहा मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमने कहा F net external is total mass into acceleration of center of mass। ठीक है, ये बात हमने कही। आइए देखते हैं। थोड़ी सी गलती हमने यहां पर करी, यहां पर ACM नहीं, यहां पर VCM होगा। अच्छा जी, नाउ ये दोनों इक्वेशन आपके सामने हैं, बट इनको याद कर लो, टिप्स पे होनी चाहिए आपके, टिप्स पे। ठीक है, अब देखो इफ, कितनी अच्छी बात बताने वाला हूं आपको। इफ एफ नेट एक्सटर्नल, अगर एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो जीरो हो जाए, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, देन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो जीरो। अगर ये टर्म जीरो तो ये भी जीरो, ये जीरो तो ये भी जीरो, ये जीरो तो ये जीरो, कांस्टेंट। ठीक है ना? इफ दिस देन दिस, एंड इफ ACM is equal to 0, then VCM is constant, then VCM is constant। अगर ACM 0 है तो VCM कांस्टेंट है, अगर ACM 0 है तो VCM क्या है बेटा? कांस्टेंट है। अच्छा जी, अगर VCM कांस्टेंट है तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होगा? इफ VCM is constant, then momentum of system is constant। ठीक है, अगर VCM कांस्टेंट है तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर VCM कांस्टेंट है तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम भी कांस्टेंट। दैट मींस कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इंटरनल से मतलब नहीं, वो तो पेयर में कैंसिल होना ही होना है, अगर एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है उसके ऊपर, तो उस सिस्टम का मोमेंटम हो जाएगा कांस्टेंट। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या है बेटा? ये है इन द एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, in the absence of net external force, momentum of system is conserved or constant। In the absence of net external force, momentum of the system, और पूरे सिस्टम में मोमेंटम होगा वो क्या होगा बेटा? कांस्टेंट या कंजर्व हो जाएगा। ठीक है ना? क्या कंडीशन है बेटा? कंडीशन क्या है? नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए। बेटा याद कर लो, रजिस्टर इन योर मेमोरी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में कुछ गिने चुने लॉज हैं और उन पूरे लॉज पे पूरी मैकेनिक्स टिकी हुई है, पूरा फिजिक्स टिका हुआ है, तो वो तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए, अक्षरतः याद होने चाहिए, वर्ड टू वर्ड याद होने चाहिए। ठीक है बेटा, घोट के पी जाओ उनको। ओके, चलिए लेकिन आज की क्लास में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर भी एक स्पेशल केस करेंगे ना। व्हाट इज द स्पेशल केस? आइए, तो हमने कहा कि इफ एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, ठीक है ना? ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो 0, मतलब सेंटर ऑफ मास रुका हुआ था और बाहर से कोई फोर्स लगा नहीं, तो सेंटर ऑफ मास रुका ही रहेगा। सेंटर ऑफ मास की रफ्तार 0 थी, वो रुका हुआ था और बाहर से कोई फोर्स लगा नहीं, तो सेंटर ऑफ मास रुका ही रहेगा।
जब तक बाहर से फोर्स लग नहीं रहा तब तक सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बदलेगी नहीं। वो रुका है तो रुका रहेगा, चल रहा है तो चलता रहेगा। यही फंडा है ना, रुका है तो रुका रहेगा, चल रहा है तो चलता रहेगा। अब मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं आपको कह रहा हूं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या है, जीरो है। वो जीरो है और ये भी जीरो है, मतलब वो रुका हुआ था और रुका हुआ ही रहेगा, चलेगा ही नहीं। ठीक है, देन एक्सियम इज फिक्स्ड, मतलब अगर सेंटर ऑफ मास चल नहीं रहा, रुका ही रहता है, तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, पोजीशन फिक्स हो जाती है। अगर पोजीशन फिक्स है तो उस पोजीशन में आने वाला चेंज जीरो हो जाता है, डेल्टा एक्सियम जीरो हो जाता है। एक्सियम होता है बेटा क्या, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 होता है। उसमें आने वाला चेंज क्या होगा, डेल्टा एक्सियम क्या होगा बेटा, ये होगा बेटा m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 होगा। यही होगा ना बेटा, क्यों? और ये टर्म क्या आ रही है बेटा, ये जीरो आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर जीरो है, या फिर m1 डेल्टा x1 इक्वल्स टू माइनस m2 डेल्टा x2 रहेगा हमारे पास। अब माइनस का मतलब होगा अगर एक लेफ्ट में जाएगा तो दूसरा राइट में जाएगा, सेंटर मास वहीं पर टिका रहे, एक राइट में जाएगा दूसरा लेफ्ट में जाएगा, ताकि सेंटर मास वहीं पर टिका रहे। उल्टे भागेंगे सेंटर मास वहीं टिका, उल्टे भागेंगे सेंटर मास वहीं टिका। आ रहेगा समझ में आपको, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और आगे बातें करते हैं। कंडीशन याद रखना, कंडीशन याद रखना। कंडीशन क्या है बेटा, कंडीशन है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास रुका हुआ होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास रुका होना चाहिए। लुक इनटू माय आईज, लुक इनटू माय आईज, ठीक है ना, और से विद मी, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए और सेंटर ऑफ मास रुका हुआ होना चाहिए, तब लगेगा ये। ठीक है ना, क्या लगेगा बेटा, m1 डेल्टा x1 इक्वल्स टू माइनस m2 डेल्टा x2। चलिए बाला इज बैक। एक कमेंट पढ़ रहा था यूट्यूब पे, कोई बच्चा कर रहा था कि सर आपका फ्रेंड बाला नहीं आया है बहुत टाइम से, क्या हो गया बाला को? आपका फ्रेंड बाला बहुत टाइम से नहीं आया है, मतलब क्या? मतलब ਤੁਹਾਡਾ फ्रेंड हैरी पॉटर और साडा फ्रेंड बाला है। आजकल चल रहा है ना एक कि ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता है। वही बात तुमने कर दी कि भैया तुम्हारा फ्रेंड तो हैरी पॉटर एंड सारा फ्रेंड बाला है। यार कोई नहीं, हम तो बाला से खुश हैं। तो ये बाला जो है वो इस कोने में खड़ा है, इस कोने में खड़ा है, और ये एक प्लैंक है जो जमीन पे पड़ा है। राइम बनी है। ये जो बाला है ये इस प्लैंक के कोने में खड़ा है, जो प्लैंक जमीन पे पड़ा है, और जमीन है स्मूथ, जमीन है स्मूथ। ठीक है, बाला के पैरों में और इस प्लेटफॉर्म के बीच में एक फ्रिक्शन है। बाला के पैरों में और जमीन के प्लेटफॉर्म, जमीनी प्लेटफॉर्म में एक फ्रिक्शन है, लेकिन प्लेटफॉर्म और जमीन में कोई फ्रिक्शन नहीं है, जमीन स्मूथ है। ये रफ है, सब रुका हुआ है, सब रेस्ट पर है, ये एक्स है। अब बाला ने चलना शुरू किया, बाला ने आगे चलना शुरू किया। जब बाला आगे 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 चल रहा है तो प्लेटफॉर्म पीछे पीछे चल रहा है। बाला आगे प्लेटफॉर्म पीछे, बाला आगे प्लेटफॉर्म पीछे। कैसे हो रहा है ये? कैसे हो रहा है ये ऐसे हो रहा है कि आगे बढ़ने के लिए वो प्लेटफॉर्म को पीछे धकेलता है, प्लेटफॉर्म उसको आगे धकेलता है। बट जब इसको आगे धक्का मतलब आगे चला, बट बदले में इसने प्लेटफॉर्म को पीछे भी धकेला ना, इसलिए प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है। तो प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है, बाला आगे जा रहा है। इनिशियली सब कुछ रेस्ट पर था, इनिशियली एवरीथिंग वाज एट रेस्ट। बाला चलना शुरू करता है, दूसरे कोने में पहुंचता है। तो क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लैंक, बोल देते हैं प्लैंक, ठीक है ना, व्हेन बाला
reaches the opposite end. जब बाला अपोजिट एंड पे पहुंचता है, ठीक है ना, जब बाला ये दूसरे एंड पे पहुंच जाता है तो ये प्लैंक कितना पीछे आया होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो हमने कहा कि देखो प्लैंक कितना पीछे आएगा, मान लिया x डिस्टेंस पीछे आया प्लैंक, तो प्लैंक आया x डिस्टेंस पीछे, बाला पहुंच गया यहां पे, तो प्लैंक तो x पीछे आया, बाला कितना आगे गया है, तो बाला गया है l माइनस x आगे। देखो पूरा जोड़कर तो l ही आना चाहिए ना, पूरा जोड़कर तो l ही आना चाहिए, दिस इज l। तो अगर प्लैंक पीछे x गया तो बाला तो यहां पर था, तो बाला यहां से यहां पहुंचा, तो कितना आगे पहुंचा वो l माइनस x आगे पहुंचा, तो बाला पहुंचा x माइनस l माइनस x आगे, l माइनस x आगे वो पहुंच गया, ठीक है। ये l माइनस x आगे पहुंच गया, ये पीछे x चला। अच्छा जी, ओके। अब देखो ये स्मॉल m हमारे पास है, इसका मास स्मॉल m मान लेते हैं बाला का, इसका मास कैपिटल M मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे m1 डेल्टा x1 इक्वल्स टू माइनस m2 डेल्टा x2। अब देखो बाला का मास m है, ये चला कितना l माइनस x चला, प्लैंक का मास कैपिटल M है और ये पीछे जा रहा है तो लिखेंगे माइनस x। सॉल्व करेंगे बेटा, इसको कितना आएगा हमारे पास x की वैल्यू आ रही है स्मॉल m इंटू l स्मॉल m प्लस कैपिटल M, दैट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। स्मॉल x किसका डिस्टेंस है बेटा, स्मॉल x है हमारे प्लैंक का डिस्टेंस, तो ये है डिस्टेंस ट्रेवल बाय कैपिटल M। जब कैपिटल M का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ऊपर स्मॉल m आ रहा है। अब इसको याद कैसे करना है बेटा, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको। देखो ये फॉर्मूला हमारे पास है, ये है अपोजिट मास, ये है रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये है टोटल मास। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल? अपोजिट मास समझ गए होंगे, जब कैपिटल M लिखोगे तो स्मॉल m आएगा, जब स्मॉल m का पूछोगे तो ऊपर कैपिटल M आएगा, ठीक है, ओके। रिलेटिव का मतलब क्या है, देखो प्लैंक के ऊपर कितना चला, देखो वैसे तो ये l माइनस x चला ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, लेकिन प्लैंक के ऊपर कितना चला, तो प्लैंक के ऊपर तो पूरा l चल गया ना, प्लैंक के ऊपर तो पूरा l चल गया, प्लैंक के ऊपर पूरा l चल जाएगा तो रिलेटिव डिस्टेंस इज l। मतलब आप प्लैंक के फ्रेम में जाओ और प्लैंक के फ्रेम में देखो ये बाला कितना चला, तो प्लैंक के फ्रेम में पूरा बाला l चला, प्लैंक को रुका हुआ मान लो तो पूरा l चला वो, ठीक है ना। तो प्लैंक के फ्रेम में l चला, दैट इज द रिलेटिव डिस्टेंस ट्रैवल्ड, रिलेटिव डिस्टेंस ट्रैवल्ड टोटल मास से हमें डिवाइड कर दिया, यहां पर हमको x मिल गया। अब ये फॉर्मूला भी हम डायरेक्टली याद करके लगा सकते हैं। कंडीशन क्या है, एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए, 2 पार्टिकल सिस्टम होना चाहिए, इनिशियल सिस्टम रेस्ट पे होना चाहिए, इनिशियल सिस्टम रेस्ट होना चाहिए। आइए इसके बाद लगाते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक है भाई। ये आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। अब क्वेश्चन में ये आपको दे रहा है कि ये एंगल हमारे पास थीटा है और ये साइड लेंथ हमारे पास l है, इसका मास स्मॉल m है और इसका मास कैपिटल M है। देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, कहीं पर भी कोई फ्रिक्शन है नहीं। और जब ये नीचे पहुंचेगा तो ये कितना पीछे जाएगा, जब ये नीचे पहुंचेगा तो कितना पीछे जाएगा, ठीक है। तो इन 2 पार्टिकल सिस्टम, इनिशियल सिस्टम इज एट रेस्ट, रिलीज किया है रेस्ट से, कोई एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, F नेट एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल इज 0। तो वर्टिकल से मतलब भी नहीं है, हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल की बात करनी है। भैया ये पीछे जा रहा है ना, तो हमें देखना ये कितना आगे गया, ये कितना आगे गया, ठीक है। तो अगर हम जानना चाहते हैं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल M, मतलब वेज पीछे कितना गया, वेज पीछे कितना गया, ये निकालना है। तो हम क्या बोलेंगे, अपोजिट मास दैट इज स्मॉल m, टोटल मास दैट इज स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो लिख लेना, बचा खेल किसका, किसका खेल बचा, खेल बचा इसका कि रिलेटिवली कितना चला। तो अगर आप वेज के फ्रेम में चले जाओ, अगर आप वेज को रुका हुआ मान लो, वेज को रुका हुआ मान ले, तो आपको देखो ये यहां से यहां पहुंचा, बट इससे मतलब नहीं है आपको, आपको मतलब किससे, आपको मतलब है आगे कितना गया, आगे कितना गया। इसके फ्रेम में तो ये रुका हुआ है, ये पीछे हट नहीं था, इसके फ्रेम में तो, इसके फ्रेम में रुका हुआ है, इसके फ्रेम में ये यहां पर था और यहां पहुंचा, मतलब आगे L गया। तो द रिलेटिव डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज L इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वर्टिकल से मतलब यहां पर हमें है नहीं, केवल हॉरिजॉन्टल देखना है, तो ये गया L डिवाइड बाय M प्लस M। सिंपल, कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं।
अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं अब हम लोग। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया। देखो ये आईआईटी का क्वेश्चन है जो आपके सामने है, ये आईआईटी का क्वेश्चन है। जिसने ये कर दिया उसका तो आईआईटी होना ही होना है, साथ में मेडिकल भी हो जाएगा। भैया मेडिकल में इससे हल्का क्वेश्चन आएगा, बाहर तो नहीं आएगा ना। मेडिकल में क्वेश्चन आएगा इससे हल्का ही आएगा, बाहर तो नहीं आएगा ना। ये बहुत भारी क्वेश्चन है। जिसने कर दिया समझो उसका आईआईटी तो हो ही गया, मेडिकल भी हो ही गया, कोई मतलब ही नहीं है ना हो, ठीक है ना, मतलब ही नहीं है ना हो उसका। डेफिनेटली श्योर है उसका आईआईटी मेडिकल दोनों में सिलेक्शन होना ही होना है अगर ये प्रश्न कर दिया। प्रश्न है क्या आखिरकार? प्रश्न है फाइंड द डिस्टेंस traveled by small m when the thread rotates by angle theta। जब ये धागा थीटा एंगल से रोटेट कर जाएगा, जब ये धागा थीटा एंगल से रोटेट कर जाएगा तो ये स्मॉल m कितना आगे बढ़ेगा, तो ये स्मॉल m कितना आगे बढ़ेगा ये आपको निकालना है, ठीक है ना। तो हमने कहा कि देखो भैया देखो यहां पर क्या है, ये एक रिंग है जो कि इस रॉड के अंदर जा रही है, इसके ऊपर स्लिप हो रही है, यहां से बंधा हुआ है, नीचे जाएगा, आगे बढ़ेगा ऐसे, ठीक है। तो हो क्या रहा है, ये आगे जा रहा है और ये घूम रहा है, ये आगे जा रहा है और ये घूम रहा है। हमसे रिंग का स्मॉल m का डिस्टेंस ट्रेवल पूछा गया है, ठीक है। तो जब हम स्मॉल m का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, अपोजिट मास कैपिटल M, टोटल मास m प्लस m। अब क्या कहानी बची, रिलेटिव डिस्टेंस तो बची, केवल और केवल यही तो निकालना है ना, रिलेटिव डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। तो रिलेटिव डिस्टेंस के लिए मैं रिंग के फ्रेम में चला गया, मैं रिंग के फ्रेम में चला गया। अब इसके फ्रेम में हमने आपको रुका मान लिया, और इसके फ्रेम में क्या हो रहा है, मैं अगला डायग्राम बनाता हूं, इसको खराब नहीं करते, अगला डायग्राम बनाते हैं। इन रिंग फ्रेम, इन रिंग फ्रेम, रिंग के फ्रेम में ये घूम रहा है इस तरीके से, और ये घूम गया थीटा एंगल से, घूम गया ये थीटा एंगल से। अब ये यहां पर था, घूम के आया यहां पे, तो भैया ये ऊपर नीचे जा ही रहा है, लेकिन हमें ऊपर नीचे से मतलब नहीं है, हमें तो राइट लेफ्ट से मतलब है ना, राइट लेफ्ट से मतलब। ये तो राइट, ये तो राइट में क्या, तो लेफ्ट में कितना है हमें इसको देखना है। हम केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही कंजर्वेशन कर रहे हैं हर चीज का, सेंटर मास को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रुका हुआ मान रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रुकने के लिए अगर एक लेफ्ट में जाएगा दूसरे को राइट में जाना पड़ेगा, और यही फॉर्मूले को फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे इसके अंदर, देखिए आइए, तो हम कहेंगे देखो ये L है, ये L cos थीटा है, और ये कितना है बेटा, L माइनस L cos थीटा है। तो ये कितना पीछे आया, ये कितना पीछे आया, इसके रिस्पेक्ट में, इसके फ्रेम में कितना पीछे आया, ये बेटा ये आया है L माइनस L cos थीटा। तो ये हो जाएगा m इंटू L 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय m प्लस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन था बेटा। जिसने ये क्वेश्चन खुद से कर लिया होगा ना, समझो उसका बेड़ा पार हो गया, समझो उसका बेड़ा पार हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है स्मॉल m मास का, ये है कैपिटल M मास का, ग्राउंड है, स्मूथ है, ये भी स्मूथ है, ये भी स्मूथ है, सब स्मूथ ही स्मूथ है, ठीक है ना, हो गया, ये भी स्मूथ है, ये भी स्मूथ है। और ये जो है ये R रेडियस है, ये R रेडियस है, छोड़ दिया इसको आपने, तो क्या हुआ, ये नीचे भागेगा, ये पीछे भागेगा, नीचे भागेगा, ये पीछे भागेगा, ठीक है ना, नीचे आएगा तो ये पीछे भागेगा। क्वेश्चन है कि जब ये पॉइंट A पे पहुंच जाएगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट, तब बताना है कि कैपिटल M कितना पीछे गया होगा, ठीक है ना। फाइंड, तो A बोल लेते हैं, इसको B बोल लेते हैं, ठीक है। तो फाइंड द distance traveled by capital M when small m reaches point, first case point A, second case point B, ठीक है। ए पे पहुंचेगा तो कितना पीछे हटा होगा, बी पे पहुंचेगा तो कितना पीछे हटा होगा, ठीक है ना। तो भैया देखो इसके रिस्पेक्ट में जब ये यहां पहुंचेगा तो कितना आगे बढ़ा होगा, आर आगे बढ़ा होगा, और जब यहां पहुंचेगा तो कितना आगे बढ़ा होगा, 2r आगे बढ़ा होगा। यहां से लेकर यहां तक
आने में r डिस्टेंस राइट में गया ना, तो ये पीछे हटेगा, और यहां से यहां तक आने में वो 2r आगे गया, तो कितना पीछे हटेगा, उसके हिसाब से पीछे हटेगा। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कैपिटल M, ठीक है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कैपिटल M कैसे लिखेंगे, अपोजिट मास दैट इज स्मॉल m, रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल टोटल मास, ये तो लिखना ही लिखना है, ये पॉइंट A के लिए है, और पॉइंट B के लिए लिखते हैं, ये तो लिखना ही लिखना है। रिलेटिव डिस्टेंस बचा, तो इसके रिस्पेक्ट में राइट में कितना गया, राइट में कितना गया, तो r गया, और इसके रिस्पेक्ट में राइट में कितना गया, B पॉइंट तक पहुंचने के लिए 2r गया, ये हमारे आंसर आ गया। सिंपल, डायरेक्ट आंसर है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट आंसर है। इतना सिंपल कर दिया आपके लिए, इससे सिंपल कोई और नहीं कर सकता बेटा। आइए आपके सामने अगला क्वेश्चन, पानी पे कश्ती, कश्ती पे इंसान, पानी पे कश्ती है, कश्ती पे इंसान, ओ माझी रे, ओ माझी रे। ठीक है, तो एक 50 किलोग्राम का इंसान है जो कि 70 किलोग्राम की बोट पे खड़ा हुआ है। 50 किलोग्राम का इंसान 70 किलोग्राम की बोट पे खड़ा हुआ है, ठीक है, कैनोई कहते हैं इसको, बट ठीक है। 4 मीटर लॉन्ग है, यहां से लेकर यहां तक 4 मीटर लॉन्ग है। ही वॉक्स फ्रॉम अ पॉइंट 0.70, मतलब इनिशियली यहां पे खड़ा था और यहां तक पहुंचा। इफ यू इग्नोर द रेजिस्टेंस ऑफ द मोशन ऑफ द कैनोई इन द वाटर, मतलब वाटर को फ्रिक्शन नहीं दे रहा है, हाउ फार डज द कैनोई मूव ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब ये यहां से यहां गया, मतलब इस पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक गया, तो कैनोई पीछे कितना जाएगी, कैनोई पीछे कितना जाएगी, कैनोई पीछे कितना जाएगी। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय कैनोई, डिस्टेंस मूव्ड बाय 70 kg कैनोई इज अपोजिट मास दैट इज 50, टोटल मास 50 + 70 रिलेटिव डिस्टेंस। तो इसके रिस्पेक्ट में तो ए से बी तक गया है, इसके रिस्पेक्ट में 2.5 मीटर आगे गया, तो 2.5 खत्म। 125 डिवाइड बाय 120, अब इसको काट लो, 5 से काट सकते हो, 5 दूनी 10, 5 बचा 25, 5 दूनी 10, 5 24, 25/24 मीटर बोट पीछे जाएगी, कैनोई पीछे जाएगी। ठीक है बेटा, बढ़िया है, देखो समझ लो उसको अच्छे से। ओके, अब एक क्वेश्चन हम और करते हैं, एक क्वेश्चन हम और करते हैं, इसके बाद की साइड तो आप देख चुके हो, मन में खुशियां आ चुकी होंगी, बस सर खत्म करने वाले हैं, खत्म होने वाला है ना। बट एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, बढ़िया जबरदस्त मजेदार, बढ़िया जबरदस्त मजेदार क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा, बहुत मजा आने वाला है, इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। अच्छा, एक और चीज भी तो है, जान खा जाओगे मेरी, जान खा जाओगे मेरी, नहीं तो चैलेंजर का भी तो आंसर देना है आपको। ठीक है, देखिए देखिए देखिए, हमारे पास यहां पर क्या है, हमारे पास यहां पर एक मनुष्य है, यहां पर एक और मनुष्य है, दोनों एक बोट पे खड़े हैं, ठीक है ना। लेट अस से इस मनुष्य का वेट है 80 kg, ठीक है ना। इस मनुष्य का वेट है लेट अस से कितना ले लें इसको, 50 kg ले लेते हैं, 50 kg। और इस बोट का भी एक वेट है, इस बोट का भी एक वेट है, मान लेते कितना है, 70 kg है। इनके बीच की दूरी L है, इनके बीच की दूरी L है, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस traveled by the boat if the two persons exchange their positions। अगर ये दोनों आदमी अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज कर लेते हैं तो बोट कितना डिस्टेंस चलेगी, ये आपको बताना है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट इफ द पर्संस एक्सचेंज देयर पोजीशंस। ठीक है भैया। अब एक है भैया लंबा मेथड और दूसरा है स्मार्ट मेथड, स्मार्ट लोगों का स्मार्ट मेथड, ठीक है, स्मार्ट मेथड। चलिए स्मार्ट मेथड करेंगे, स्मार्ट मेथड। देखो, अच्छा मुझे बताओ, अगर इसका वजन भी 50 किलो होता, ये भी 50 किलो, ये भी 50 किलो, दोनों एक्सचेंज करते तो क्या बोट चलती? नहीं। तो पहले 50-50, अभी भी चल रहा था, कोई बोट नहीं चलती, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो बोट चल रही है ना, वो इसके एक्स्ट्रा 30 से चल रही है, इसके एक्स्ट्रा 30 से चल रही है। तो मैंने इसका 50 लिया, इसका 50 लिया, बोट को दे दिया। देते हैं, देखते क्या होता है। तो गायब ही हो जाएगा, तो पूरा 50 निकाल दिया। 50 किलो के आदमी से 50 किलो का माल निकाल लो तो क्या बचेगा, 0 बचेगा ना, बचा ही नहीं। अब 80 किलो के आदमी से 50 किलो का माल निकालो, कितना बचेगा,
छोटा आदमी बचेगा कितने का, 30 kg का, ठीक है ना। तो 50 और 50 100, 100 और 70 170, अब हो गया 170 किलोग्राम की बोट हो चुकी है और ये आदमी 30 किलोग्राम का बचा है। अब ये आदमी यहां जा रहा, बोट यहां जा रही, ठीक है ना, बोट यहां जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन है बोट कितना पीछे जाएगी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट, अपोजिट मास 30 kg, टोटल मास 30 प्लस 170 इंटू रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसको कहते हैं L। 3L/20, 3L/20, 3L/20 है ये, 3L/20। बेटा ये एक सिद्धि है जो दे रहा हूं आपको, कड़ी तपस्या के बाद ऐसी चीजें निकल कर आती हैं, ऐसी बातें निकल कर आती हैं जिससे क्वेश्चन एक लाइन में बनते हैं। इनको हम कहते हैं बेटा सिद्धि। क्या है ये है सिद्धि, कड़ी तपस्या से प्राप्त हुई सिद्धियां हैं ये, ठीक है ना। मैं हिमालय गया था, वहां पे बैठ के सिद्धियां प्राप्त करी है मैंने आपके लिए, ठीक है ना। अब उन सिद्धियों को अपनाओ, यूज करो, कोई नहीं बताएगा आपको इस तरीके से क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है ना। बनाएंगे पूरा लंबा लंबा, देखो इतना ये पीछे गया, इतना ये आगे बना, पूरा इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो। अरे नहीं करना है, एक लाइन में लिखना है, हमें एक लाइन में लिखना है। कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे दोनों का मान उठा के इसको दिया, ठीक है ना, 30 kg बचा, 30 kg आगे जा रहा, बोट पीछे जा रहा है। कॉन्सेप्ट है बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है ना। चलिए अब लास्ट चैलेंजर जो हमने लास्ट क्लास में दिया था उसका सोल्यूशन देते हैं, फिर आज की कक्षा करेंगे समाप्त। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही मजा आया होगा। मुझे तो बहुत मजा आया है, बहुत मजा आया है मुझे तो बहुत मजा आया है। हमने कहा कि यहां कहीं पर है सेंटर ऑफ मास, हमने काट डाला, काट के क्या बनेगा, काट के हमारे पास 2 पीस बनेंगे, एक पीस तो बनाइए और दूसरा पीस बनाइए। हमने कहा कि इसका मास मान लेते हैं m1 है, इसका मास मान लेते हैं m2 है। कौन भारी कौन हल्का, ये दोनों बराबर है क्या, दोनों बराबर है क्या, ठीक है। तो हमने कहा कि देखो कि ये जो पोर्शन है ना, इसका सेंटर मास तो यहां कहीं पर होगा CM1, और इसका सेंटर मास यहां कहीं पर होगा CM2, ठीक है ना। और इन दोनों का कंबाइंड सेंटर मास यहां पर है, ठीक। अब सिचुएशन क्या है, सिचुएशन आपके सामने है। कंबाइंड सेंटर मास यहां पर है, M1 यहां पर है, M2 यहां पर है, सेंटर मास यहां पर है। बताओ कौन भारी कौन हल्का। सेंटर ऑफ मास किसके नजदीक होता है रे, सेंटर ऑफ मास क्या हल्के वाले के नजदीक होता है, सेंटर मास भारी वाले के नजदीक होता है। सेंटर मास भारी, अरे तेरी तो, सेंटर मास भारी वाले के नजदीक होता है, क्योंकि सेंटर मास भारी वाले के नजदीक होता है, इसलिए M1 इज ग्रेटर देन M2 है भैया। IIT में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, बहुत जबरदस्त कंसेप्चुअल, देखो डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है, कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट पे पूछा गया क्वेश्चन है। जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, 2 सैल्यूट इस क्वेश्चन को, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चा गलती करता है इस क्वेश्चन के अंदर, मैक्सिमम बच्चा कहता है सर बराबर होंगे, सेंटर मास से काटा है, बराबर होंगे, बराबर नहीं होंगे भैया। क्यों बराबर होंगे, हाँ बच्चे से क्यों बराबर होंगे सर, लग रहा है। अरे भैया कितना लगता है तुमको, ऐसा होता है, कोई रीजन कोई लॉजिक होता है ना, लॉजिक दीजिए जी। आइए, हाँ आज की कक्षा होती है समाप्त। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अगले लेक्चर में मिलेंगे। सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।